आज हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ आई। और हमने देखा है उसमें 3 लेयर्स आई में। आई वैसे क्या होती है? विजुअल सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। तो हम उसके पहले 3 लेयर्स हैं हमारे पास, एक इजी वे और एक डिफिकल्ट वे है। डिफिकल्ट वे में हम फाइब्रस, वस्कुलर और न्यूरल लेयर पढ़ेंगे। इजी में हम इनर, मिडल और आउटर। सबसे पहले आउटर लेयर आई की। इसको आप आउटर फाइब्रस और प्रोटेक्टिव लेयर भी कह सकते हैं, जो मर्जी कह लें आप। इसमें होता है 2 पार्ट, एक होता है स्क्लेरा और एक होता है कॉर्निया। स्क्लेरा जो होता है वो आउटर कवरिंग होती है और बेसिकली ये होता है ओपेक। ओपेक का क्या मतलब होता है? ये वाइटिश होता है और इसके अंदर से लाइट ट्रांसफर नहीं कर सकती। वाइटिश पार्ट होता है आई का, जो हमें यहाँ दिख रहा है वाइटिश पार्ट, ये स्क्लेरा है। उसके बाद कॉर्निया है। कॉर्निया होता है ट्रांसपेरेंट, जहाँ से लाइट पास करती है, ट्रांसपेरेंट। और यहाँ से कितनी लाइट रिफ्लेक्ट कर सकती है? 43 डायोप्टर्स कॉर्निया से। ये होगी हमारी आउटर लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। और उसके बाद यहाँ एक जंक्शन आता है जहाँ स्क्लेरा और कॉर्निया मिलते हैं, जहाँ होता है ये, उसको हम कहते हैं लिम्बस, या आप कह सकते हैं स्क्लेरल कॉर्नियल जंक्शन, जहाँ स्क्लेरा और कॉर्निया दोनों मिलते हैं। ये होगी हमारी आउटर लेयर, आउटर फिब्रस लेयर। इसके बाद कौन सी लेयर आती है? मिडल या मस्कुलर लेयर। तो इसमें सबसे पहले यहाँ एक इनर लेयर आती है कोरोइड, जो इसके साथ जाती 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 यहाँ से, तो ये थिनेस्ट पाथ होता है, पर जो ही आगे जाएगी वहां से ये बड़ी होना शुरू हो जाएगी यहाँ तक। इसको, इस लेयर को क्या कहते हैं? कोरोइड। कोरोइड। और जहां से ये एक्सपेंड होना शुरू होगी, जहाँ इस पार्ट को कहते हैं हम सिलेरी बॉडी। कोरोइड का फंक्शन क्या होता है? किसी को पता है कोरोइड का फंक्शन? कोरोइड का फंक्शन होता है रेटिना, जो आउटर रेटिना सरफेस होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्शन, क्योंकि ये मिडल लेयर है तो ये प्रोटेक्ट करेगी रेटिना को आई के अंदर। ये जो सिलेरी है, इससे आगे थोड़े से मसल्स ऊपर जाएंगे। उन मसल्स का नाम क्या होगा? सिलियरी मसल्स 3 टाइप्स होती है, लॉन्गिट्यूडल, सर्कुलर, रेडियल। और ये किस चीज को होल्ड करेंगे? लेंस को। इनका फंक्शन क्या है? कंट्रोल द लेंस, प्यूपिल को भी कंट्रोल करते हैं। एक्सपेंशन और डायलेशन को, डायलिटेशन एंड कंस्ट्रिक्शन। कॉन्केव और कन्वेक्स को लेंस को करता है कि फोकस लाइट कहाँ करनी है, वो कौन करते हैं? सिलेरी मसल्स। उसके बाद यहाँ आता है, इसको हम कह सकते हैं सिलेरी प्रोसेसेस, आइरिस प्रोसेसेस। बाद में आइरिस या वो डायाफ्रैम, या आइरिस, या वो, इसको आप आइरिस कह सकते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये कलर देता है हमारे लेंस, आंखों को, लेंस को। और यहाँ आता है लास्ट में प्यूपल। और उसके बाद ये हमारी होगी मिडल लेयर, वस्कुलर लेयर। उसके बाद यहाँ 2 टाइप के ह्यूमर्स होते हैं। कौन कौन से ह्यूमर होते हैं? एक्वस ह्यूमर और वाइट्रस ह्यूमर। वेट्रस ह्यूमर का होता है एंटीरियर चैम्बर में। वाइट्रस जो है वाइट्रस चैम्बर में होता है, और इंटीरियर में एक्वस होता है। इसका फंक्शन ये है कि ये जेल टाइप होता है और ये लाइट को स्कैटर नहीं होने देता, लाइट सीधी रेटिना में जाती है। और यहाँ होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर का फंक्शन क्या होता है? रेटिना, ये रिफ्लेक्शन का सेकंड पार्ट है, कॉर्निया से फिर एक्वस ह्यूमर में जाता है। इसके कितने डायोप्टर्स? ये एक 43 डायोप्टर्स कॉर्निया का, और उसके बाद लेंस करते हैं 17 डायोप्टर्स। टोटल 60 डायोप्टर्स की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, बाकी कोई भी नहीं करता रिफ्लेक्ट। लेंस कितना है? 17 डायोप्टर्स। ये जो होता है एक्वस ह्यूमर, ये करता है यहाँ प्रेशर मेंटेन, और उसके बाद ये न्यूट्रिएंट सप्लाई में भी मदद करता है। ऑक्सीजन वगैरह यहाँ भी होता है, इंटीरियर साइड और इधर भी होता है। जब हम ये जो है आइरिस, ये कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेंगे यहाँ से, और
जो है इसकी डार्क क्वांटिटी कम होकर इधर चली जाएगी, प्रेशर मेंटेन करता है। पर ये जो होता है ये कंटिन्यूसली एक्सक्रीट होता रहता है, तो इसको फिर बाहर जाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए यहाँ एक डक्ट्स होती हैं, वो इसको एक्सक्रीट कर देती हैं आउट ऑफ आई। अगर ये एक्सक्रीट ना हो तो ये यहाँ अकोमुलेट हो जाएगा, और अकोमुलेट होगा तो क्या बनेगा, एक बीमारी है ग्लूकोमा, सुना हुआ इसका? ग्लूकोमा वो किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से? ये अकोमुलेशन ऑफ एक्वस विट्रस, एक्वस ह्यूमर। अगर ये ज्यादा अकोमुलेट हो जाए तो आई क्या है? हाँ, एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर मतलब होता है वाटर टाइप, ये वाटरी होता है, वो जेल लाइक होता है, वो लाइट को स्कैटर नहीं होने देता, ये न्यूट्रिएंट्स और प्रोटेक्शन और प्रेशर मेंटेन करता है। एक एक्वस है और जेल लाइक क्या होती है? वाइट्रस। विट्रस। हाँ, ये चैम्बर्स है, और चैम्बर्स उसके के बाद अंदर आती है इनर लेयर। इनर लेयर या न्यूरल लेयर भी इसको कहते हैं। इसमें दो लेयर्स होती हैं, रेटिना और न्यूरल लेयर, यही है। न्यूरल लेयर में न्यूरल है पिगमेंटेड? हाँ, पिगमेंटेड और रेटिना। ये यहाँ से ऐसे से जाता है, यहाँ से। ये है हमारा रेटिना। जो आउटर वाला पार्ट है वो पिगमेंटेड है, जो इनर वाला है वो रेटिना मींस न्यूरल लेयर्स। और यहाँ अगर हम एक डिप्रेशन भी होती है रेटिना में हमेशा, उसको हम क्या कहते हैं? किसमें? रेटिना में फोविया फोविया सेंट्रालिस। सेंट्रालिस और उसके और आगे उसके येलोइश सा पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं? मैक्यूला। मैक्यूला। और उसके बाद जो न्यूरल लेयर होती है वो पूरे एंड तक नहीं जाती, वो यहाँ जाके एंड हो जाती है। न्यूरल लेयर जो होती है पिगमेंटेड लेयर, पिगमेंटेड। सो इसमें होते हैं, इसमें क्या होता है? फोटोसेंसिटिव सेल्स। कौन से फोटोसेंसिटिव सेल्स? रॉड्स एंड कॉन्स। हाँ। कॉन्स जो है 6 और 7 बिलियंस होते हैं, और जो रॉड्स है वो 12 बिलियंस। और रॉड्स 12 मिलियन। ये हो गया हमारा जी बेसिक आई का एनाटॉमी। उसके बाद आगे आ जाता है, क्या आएगा आगे? ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस क्या होती है? 3 ब्लाइंडनेस होती है बिल्कुल, या तो एब्सेंस होती है कंप्लीटली, या ग्रेजुअल लॉस होता है विजन का, या एब्सेंस होता है। और ये 3 टाइप्स की होती है, कौन सी? प्रोफेशनल, किसी भी, और रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। प्रोफेशनल रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का तो सबको पता है, एक में रिवर्स हो सकती है, हम आई वो पहन के ग्लासेस वगैरह, और एक में रिवर्स नहीं हो सकती। सर्जरी है उसकी, जैसे ग्लोकोमा है। जैसे लेसिक आई सर्जरी के बारे में सुना हुआ है, जब हम कोर्निया को ऊपर से थोड़ा वो कर देते हैं, वो होती है वो उसमें सर्जिकल में। और उसके बाद प्रोफेशनल ब्लाइंडनेस। प्रोफेशनल कोई भी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, जैसे कि अगर आप किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहे हो, कोई केमिकल आपके कोई ट्रॉमेटिक या रेडिएशन से भी हो पेंसिल सकता नाम है। में लगी कौन सी प्रोफेशन है? हाँ, हो सकता है, हो सकता है। ट्रॉमेटिक हो सकता है। और उसके बाद ये जो ब्लाइंडनेस है, इसका हम पढ़ेंगे ये सोशली हमारे पर क्या इफेक्ट करती है। एक तो आप अगर ब्लाइंड है तो आपकी सोशल लाइफ तो है नहीं, आपको कुछ दिख नहीं रहा, तो सोशल लाइफ कहाँ है? उसके बाद अगर आपकी ग्लासेस लगी हुई हैं, सोचे आप विंटर है, आप बाहर जा रहे हैं, आपकी ग्लासेस के आगे फॉग आ गई, आपकी ग्लासेस डूबी। यही ना बहुत से सोशल डिफेक्ट्स हैं ब्लाइंडनेस के, और ये ना आगे आपको समझ आ गई। विट्रस ह्यूमर के बारे में बताओ। विट्रस ह्यूमर जो होता है वो जेल लाइक होता है ना? फंक्शन इसका फंक्शन होता है, ये स्कैटर होने से लाइट को बचाती है और कोर्निया पे फोकस करती है। यस, थैंक यू। अभी ये अगर आई की ऑप्टिकल सिस्टम ऑफ आई, तो हम इसमें पढ़ेंगे कैसे आई लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। सबसे पहले जो ऑप्टिकल सिस्टम होता है उसमें आई के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? आई के ऑर्गन्स मेन जो है ना, वही मैं आपको बताता हूँ। कॉर्निया होता है और लेंस होता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है और लेंस भी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट ही होता है। जो ट्रांसपेरेंट होंगे सिर्फ वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, स्क्लेरा नहीं करेगा या आइरिस वगैरह सारे नहीं करेंगे। लेंस की कितनी होती है डायोप्टर? 17 डायोप्टर्स। 17 डायोप्टर्स लाइट को ये रिफ्लेक्ट करता है। 1 को और कॉर्निया होता है 43 डायोप्टर्स। टोटल आई कितनी डायोप्टर्स लाइट को रिफ्लेक्ट करती है? 60 डायोप्टर्स। 60 डायोप्टर्स। अभी हम आ जाएंगे रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पे। रिफ्रैक्शन एक ऐसी चीज होती है जब लाइट डिफरेंट मीडियम से गुजरती है ना, तो जो अपना पाथ पे जरा सा चेंज करती है उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। यहाँ से आई, यहाँ एक नया मीडियम है, यहाँ से स्लाइटली बेंड हो गई, उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। और क्लिनिकल रिफ्रैक्शन वो होती है जब हम आई की पावर देखते हैं कि वो कितनी लाइट रिफ्रैक्ट करके कहाँ फोकस करती है। तो इसमें जो टाइप्स आ जाती हैं, सबसे पहली टाइप है एमीट्रोपिया।
एमीट्रोपिया जो होती है वहां से लाइट बाहर से आके बाहर से आती है, यहाँ से समझो लाइट आई है थोड़ी सी बैंड हुई है, यहाँ से बैंड हुई है सीधा रेटिना पे, फिर यहाँ से समझो यहाँ से ये थोड़ी सी बैंड हुई है, यहाँ से ये बैंड हुई है सीधा रेटिना पे, ठीक है। एमीट्रोपिया एमीट्रोपिया नॉर्मल सीधा रेटिना पे लाइट फोकस होती है, रेटिना के ऊपर ऑन रेटिना जब फोकस होगी उसको हम क्या बोलेंगे, एमीट्रोपिया। एमीट्रोपिया होती है नॉर्मल। तो ना हमने देखा ये 17 डायोप्टर्स करता है, ये 43 डायोप्टर्स, मतलब एक लाइट ये यहाँ अगर हमारा आ गया फोविया सेंट्रालिस और रेटिना, तो यहाँ से एक लाइट आई ऐसे, ये यहाँ से एक लाइट आई ऐसे, यहाँ से थोड़ी बैंड हुई, फिर यहाँ से और बैंड हुई सीधे आई इधर, यहाँ से जो लाइट आ रही है यहाँ से थोड़ी बैंड हुई, यहाँ से थोड़ी बैंड हुई सीधा इधर, मतलब रेटिना के ऊपर फोकस हुई। उसके बाद आता है मायोपिया। मायोपिया पे होती है ये जो लाइट की रेज आती है ना, यहाँ से बैंड होके ये इधर इसके ऊपर नहीं आती पर यहाँ आके होती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना, उधर उसको कहते हैं मायोपिया। ये क्यों होता है, जब हमारे जो लेंस है ना वो ज्यादा कॉनकेव हो, मतलब थोड़ा फ्लैटन हो जाए, आई जो हमारी हो वो थोड़ी लॉन्ग हो जाए, थोड़ी बड़ी हो जाए, ये टू कार्व्ड हो जाए, फिर हम इधर लगाते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि कॉनकेव जो होता है वो स्कैटर लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कराता है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे कॉनकेव लेंस, फिर वो रेटिना में फोकस। लेंस पहले से कॉनकेव कर्व था, लेंस ज्यादा कर्व था, वो ज्यादा स्कैटर कर रहा था लाइट को। एक तो नॉर्मल कर्वेचर लेंस का इतना है ना, मतलब इतना है ना, तो फिर वो सोच लो वो इससे भी डबल कर्व था, तो फिर वो लाइट को स्कैटर कर रहा था हर जगह, ठीक है। कर्व कैसे हुआ? ये एक वो कंडीशन होती है इसकी, वो ये वाला पेन होती है। तो इसके बाद अब दिखाओ, ये मतलब ये थोड़ा कर्व है ना, हाँ तो फिर लेंस ऐसे कर्व, जब आई लॉन्ग होगी तो कोर्निया भी लॉन्ग होगा, ज्यादा कर्व है, यहाँ से लाइट आई ज्यादा स्कैटर हो रही है, लाइट यहाँ फोकस होगी, हालांकि रेटिना यहाँ था, तो इसको हम कम फोकस कराने के लिए हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस। ऐसा लेंस होता है जो बाहर से आई कर लेंस कर्व ज्यादा होगा, लेंस कर्व, कोर्निया ज्यादा कर्व होगा, कोर्निया लेंस नहीं कर्व, कोर्निया ओपेक हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा, लेंस कर्व्ड ज्यादा हो कर्व्ड जाएगा। होगा। और जो होता है कॉनकेव, हमने उसका देखा है कि वो ऐसे दो लाइट की सोर्स आ रही है ना, वो उनको मिला के एक जगह फोकस कराता है, तो जाहिर है अगर ये ज्यादा है तो अगर एक रे भी आ रही है ये इसको इधर इधर स्कैटर कर देगा, तो ये कितने ज्यादा कर्व्ड है, ठीक है, इसलिए हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। इसमें मायोपिया में, नियर साइडनेस में, यहाँ में नियर की सारी चीज अच्छी नहीं लगेगी, दिखेगी दूर से नहीं। उसके बाद आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में जो होता है वो आई छोटी होती है, इसमें पैथोलॉजिकल कंडीशन है, आई छोटी होगी। जब आई छोटी होगी तो उसका कॉर्नियल की कर्वेचर भी कम होगी, फ्लैटन कॉर्निया होगा, मतलब अगर नॉर्मल इतनी है ना तो ये कितना होगा, फिर ये जो है ना ये लाइट को रेटिना के बिहाइंड फोकस करेगा, मतलब अगर रेटिना इधर है ना तो यहाँ से लाइट आई तो इसका फोकस पॉइंट यहाँ होगा, आई का रेटिना के पीछे, ना आगे ना रेटिना के ऊपर, रेटिना के पीछे। तो जब ये टू फ्लैटेंड है तो हम ये लाइट को वो कर रहा है, एक पॉइंट से आगे फोकस कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, कन्वेक्स। कन्वेक्स लेंस होता है ऐसे ही, ये लाइट की सोर्स आ रही है, ये इसको स्कैटर कर देता है, इसलिए हम यहाँ लाएंगे कन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें स्कैटर लाइट चाहिए जो रेटिना पे फोकस करे। और उसके बाद लॉन्ग साइटेडनेस होगा ना, हाँ ये फार साइटेडनेस होगा, हमें दूर की चीजें सारी ठीक नजर आएंगी, पास की नहीं नजर आएंगी। उसके बाद आता है एस्टिग्माटिज्म। ये क्या है, एस्टिग्माटिज्म, इसका जो मेन ये जो हमने ऊपर दो कंडीशन पढ़ी है, ये कॉर्निया के कर्वेचर की वजह से है, कॉर्निया टू कर्व्ड है, कॉर्निया टू फ्लैटर है, तो ये कॉर्निया की वजह से दोनों, ये दोनों कॉर्निया की वजह से है, पर ये जो एस्टिग्माटिज्म है ना ये लेंस के कर्वेचर की वजह से है। हमें पता है लेंस और ये जो आइरिस होता है ये दो होते हैं आइरिस आगे लेंस के लगे हुए, तो अगर उनके कर्वेचर में, मतलब ये देखो ये दो है ना, ये क्या है, अब यार आपने पढ़ाई हमने, ये क्या है, ये जो दो होते हैं लेंस के आगे, सिलियरी बॉडीज है, नहीं आइरिस, ये जो लेंस के आगे जो आइरिस है ना, आइरिस और लेंस, इनका कर्वेचर ना डिफरेंस होगा, मतलब ऊपर से ज्यादा कर्व्ड होगा लेंस, नीचे से फ्लैटन होगा, ये इसका है, ये मतलब यहाँ से लगाओ ये लेंस ज्यादा कर्व्ड है और यहाँ से स्ट्रेट है, तो इसकी वजह से जो लाइट की दो रेज इंटर होगी ना कॉर्निया से डिफ्लेक्ट होके आगे जाके, ये जो ज्यादा बैंड है ये कम लाइट, ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, जो फ्लैटेंड है वो कम करेगा, तो ये जो लाइट की रेज यहाँ से आ रही है दो, हमने देखा है कि ऐसे फोकस होती है रेटिना पे,
पर ये जो यहाँ से आ रही है ये इधर चली जाएगी, जो यहाँ से आ रही है ये इधर चली जाएगी, मतलब डिफरेंट जाएगी। ये लेंस की कर्वेचर की वजह से है, ज्यादा कर्व होगा एक साइड से, ज्यादा कर्व होगा ये एक side से, इसमें ज्यादा लेंस का मसला है। लेंस का मसला है। कर्वेचर कोर्निया और लेंस के कर्वेचर में डिफरेंस आ जाता है बहुत ज्यादा उसके। और इसको हम ट्रीट करने के लिए कौन सा लेंस लगाएंगे, नाखून केव, नाखून ब्रैक्स, क्योंकि हमें ना लाइट को स्कैटर करना है ना लाइट को एक जगह फोकस करना है। लाइट से या हमारे लेंस में मसला है, तो हम इसके लिए लगाएंगे सिलेंड्रिकल लेंस जो लाइट को सीधा पास करें, क्योंकि इनके कर्वेचर में मसला है। हाँ। और इसमें एस्टिग्मेटिज्म में दो टाइप आ जाती हैं और दो डिफरेंट टाइप्स की टाइप है, एक रेगुलर इरेगुलर। उसमें कर्वेचर का मसला होता है, एक होता है मायोपियम एस्टिग्मेटिज्म और एक हाइपरमेट्रोपियम एस्टिग्मेटिज्म। मायोपियम में जो होगा कौन कितनी टाइप्स है, सिंपल मायोपियर, मायोपियम एस्टिग्मेटिज्म और हाइपरमेट्रोपियम एस्टिग्मेटिज्म। और रेगुलर और इरेगुलर और है वो कर्वेचर पे हैं। ये जो है ना, इसमें जब ये लाइट यहाँ से एंटर होगी, हमने पढ़ा था मायोपिया पे रेटिना के फ्रंट पे होती है, कर्वेचर चेंज की वजह से एक रे इधर फ्रंट पे होगी और एक रे रेटिना के ऊपर होगी या साइड पे होगी। और हाइपरमेट्रोपिया में हमने कहा था एक रेटिना के बिहाइंड होती है, तो एक रे आके रेटिना के बिहाइंड फोकस करेगी और एक रे आके कहीं और फोकस करेगी, इतना। और रेगुलर और इरेगुलर में ये है, रेगुलर में कर्वेचर और कॉर्निया और लेंस का ना जो ज्यादा स्टीप होगा और दूसरे में थोड़ा वो कन्वेक्स होगा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये जो रेगुलर और इरेगुलर। उसके बाद हमें आ जाएंगे डायग्नोस्टिक टेस्ट। टेस्ट इसके ये दोबारा रिपीट करना, ये वाला लास्ट एक मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसका ये है कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी? इरेगुलर रेगुलर वो मैंने देखा था कि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया वाली है। मायोपिया पे जब रेटिना के फ्रंट पे होगा तो एक रे फ्रंट पे आएगी, एक रे कहीं और जाएगी। और हाइपरमेट्रोपिया पे एक बैक पे चली जाएगी, एक कहीं और चली जाएगी। एस्टिग्मेटिज्म दो टाइप का होता है। उसके अलावा आता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। वो एक उधर एस्टिग्मेटिज्म में एक उधर चली जाएगी, एक उधर चली जाएगी, फोकस नहीं होती है एक जगह। स्पेस लेंस और कॉर्निया के बीच में जो स्पेस आ रही है उसमें कर्वेचर हो जाएगा। लेंस का और कॉर्निया के कर्वेचर में डिसरप्शन आ जाएगी। ये एक फ्लैटन होगा और एक ज्यादा कॉन्वेक्स होगा। वैसे ये दोनों सेम जब होते हैं ना तो फिर होता है, ये भी कर लो काट लो, ये भी काट लो तो सीधी जाएगी। एक फ्लैटन हो जाएगा, एक कर्व हो जाएगा, इनके वो उस पर मसला आ जाएगा। तो उसके बाद आते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट। इसमें डायग्नोस्टिक टेस्ट की दो टाइप होती हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं कि पेशेंट क्या कह रहा है। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है, हम वहाँ पेशेंट को लेंस देते हैं डिफरेंट और उसको कहते हैं सामने कुछ पढ़ो, तो वो जिस लेंस से उसको सही दिखाई देंगे हम कहेंगे कि ये लेंस इसके लिए परफेक्ट है उसका। और दूसरा आता है फोटोरिसेप्टर और रिफ्रैक्टर टेस्ट। उसमें आते हैं दो टेस्ट, एक लोगमार टेस्ट है, ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, ये सब्जेक्टिव है। लोगमार टेस्ट और स्नेलर टेस्ट। स्नेलर टेस्ट जो होता है ना, वो ऐसे एक टेबल होता है, यहाँ ई लिखा होता है, मतलब जो भी ए बी सी सबसे बड़ा लफ्ज है ना जो उसका डायमीटर बड़ा होगा, छोटा से छोटा 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 5 5 5 कर 4 7 6 7 इस मतलब 1 2 3 4 भी हो सकती है। हम पेशेंट को खड़ा करेंगे इससे 20 फीट दूर, 20 मीटर दूर, हाँ 20 मीटर दूर, और हम उसके आँख के कवर कराएंगे, उसको बोलेंगे पढ़ो, वो ये पढ़ेगा ठीक, ये पढ़ेगा ठीक, ये पढ़ेगा ठीक। जहाँ जहाँ वो पढ़ता जाएगा हम डिस्टेंस और उस वर्ड को, ये इसका ना हमने साइज भी लिखना होता है। हम डिस्टेंस और उसके साइज और डिस्टेंस को मेजर करेंगे और उसके बाद हम एक वैल्यू निकालेंगे, वो उसकी आई साइट होगी। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो वर्ड है ना वो हर लाइन पे डिफरेंट है, एक पे 1 है, एक पे 2 है, 3 4, मतलब सेम वर्ड नहीं है, इसलिए हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इसमें एरर्स की बहुत ज़्यादा हुआ है। और उसके बाद आता है लोगमार, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है लोगमार आज का। वो इसके यूज़ होता है क्योंकि ये इजी है, इस पर हम अगर 20 मीटर दूर करते हैं उस पर हम 14 मीटर दूर करेंगे, इसमें नहीं 20 मीटर दूर करेंगे। और इसमें जो लोगमार टेस्ट है ना, इसका मेन एडवांटेज ये है, अगर इसकी फर्स्ट लाइन पे 5 है ना, E F G H I, सेकंड लाइन पे भी G H I 5 5 5 5 होगा। और इसका मेजर करने का ये है, अगर उसने फर्स्ट लाइन पढ़ी हम उसको देंगे 0.1 लोगमार, और अगर उसने सेकंड लाइन एक लास्ट पढ़ा 0.2, फर्स्ट लाइन 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2, इसको हम प्लस कर देंगे 0.1 के साथ और हम मेजर कर देंगे। ये है सब्जेक्टिव लोगमार। लोगमार ज्यादा प्रेफर हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें एरर इतना नहीं होता। और उसके बाद आता है लोगमार और दूसरा वाला कौन सा था? स्नेलर चार्ट, स्नेलर SNEE। इसके लोगमार में 0.5 सारे, ये जो लाइन है इसका, अगर उसने ये पूरी लाइन पढ़ ली ना 0.1 इसका पॉइंट है, और अगर ये लास्ट से पढ़ लिया इसका 0.2 है।
और ब्लाइंडनेस तब आती है जब हम एक बंदे को ब्लाइंड करार दे देते हैं जो जब वो ये फर्स्ट लाइनिंग ना पा सके, और इसका ई। और उसके बाद ये जो स्नेलर टेस्ट है ना, इसमें अगर हम नीचे जाते जाएंगे ना तो यहाँ एक लाइन आएगी, यहाँ 2 कलर होंगे, इसमें भी होंगे और इसमें भी होंगे। ये रेड होगा और ये ग्रीन ये होगा। किधर है? ये आएगा आई थिंक 4 या 5 लाइन पे आएगा, और यहाँ कुछ लिखा होगा। अगर बंदे ने ये पढ़ लिया ना तो वो उसकी नॉर्मल आईसाइट होगी, अगर ये कलर देख लिए तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, उसमें भी सेम है। अभी इसके बाद आ जाते हैं सब्जेक्टिव हो गया ऑब्जेक्टिव टेस्ट, जिसमें हम पेशेंट की नहीं सुनते। उसमें 2 तरह के टेस्ट आते हैं। एक में हम लाइट रे रेटिना पे फोकस करते हैं, और क्योंकि हमें पता है रेटिना लाइट रिफ्रैक्ट करता है, तो उसमें ना 2 टाइप्स आएंगी। हमें हाइपर मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया इसलिए पता चलेगा जब हम लाइट रिफ्रैक्ट करेंगे ना, वो जो प्यूपल है वो मूव करेगा लाइट के, अगर अगेंस्ट उसने मूव किया तो उसको मायोपिया है, अगेंस्ट जब जाएगा। क्या प्यूपल जब हम अगर लाइट फोकस करेंगे ना तो जब वो रिफ्रैक्ट होगी, रेटिनोस्कोपी में ना, हाँ, तो अगर वो लाइट की डायरेक्शन में मूव किया तो वो होगा मायोपिया, अगर लाइट के अगेंस्ट मूव किया तो वो होगा हाइपरमेट्रोपिया। समझे? हाइपर अगेंस्ट हाइपरमेट्रोपिया टुवर्ड्स, मायोपिया। ये 2। और उसके बाद एक ऑटो रिफ्रैक्टर है। ये तो हमने रिफ्रैक्टिव टेस्ट पढ़ा ना जहाँ पेशेंट की सुनते हैं। ऑटो रिफ्रैक्टर में हम बस लाइट, उसमें हम इंफ्रारेड लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं और उसकी रिफ्रैक्टर को एक मशीन मेजर करके बता देगी। कौन सी वो? हाँ, ऑटो रिफ्रैक्टर। वो पेरीमेट्री कैम्पीमेट्री, वो थर्ड लेक्चर थर्ड में ऑटो रिफ्रैक्टर में हम इंफ्रारेड लाइट वो करते हैं, उसकी रिफ्रैक्शन हम मेजर कर देंगे। तो उसके बाद इंफ्रारेड लाइट उसके फ्रॉम बाद क्या रेटिना, होता है, ये टेस्ट हो गए, रेटिना का भी हो गया। उसके करेक्शंस हैं। करेक्शंस आती हैं, मॉडर्न करेक्शन। सबसे पहली करेक्शन तो सबको पता है, ग्लासेस देंगे, क्योंकि ये सबसे इनएक्सपेंसिव है और ये आउटर करेक्शन है, इसका इतना मॉडर्न रिस्क करा नहीं रही है, है। मॉडर्न करेक्शंस। और उसके बाद आती है लेंस। लेंस हम कॉर्निया के ऊपर रेस्ट करते हैं, और उनका ज्यादा खतरा ये है कि डिसएडवांटेज ये है कि अनहाइजीनिक है और ये एक्सपेंसिव है, कौन? लेंस। और उसके बाद हम करते हैं लेसिक आई सर्जरी, उसमें भी आई के डैमेज होने का है और वो एक्सपेंसिव है। ये 3 मॉडर्न करेक्शन है। और उसके बाद आता है मॉडर्न करेक्शन के अगेंस्ट बाद जाएगा तो हाइपरमेट्रोपिया और Towards- मायोपिया। मायोपिया। टुवर्ड्स लाइट के जाएगा तो मायोपिया। और उसके बाद हम टाइप्स भी होगी एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म का हम मतलब लाइट डायरेक्ट जब प्यूपल के ऊपर पड़ेगा तो प्यूपल अगर लाइट की तरफ टुवर्ड्स होगा तो मायोपिया, और अगर अगेंस्ट होगा तो हाइपरमेट्रोपिया। और उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म के अपने भी टेस्ट हैं। उसके टेस्ट में हमने सिर्फ ये कॉर्निया के कर्वेचर के बारे में देखना है। 3D इमेज कर देंगे कॉर्निया के कर्वेचर की और उसकी टोपोग्राफी देखेंगे तो हमें एस्टिग्मेटिज्म हो गया, क्योंकि ये अनबैलेंस होते हैं इनके कर्वेचर। मॉडर्न के अंदर स्पेक्टिकल क्या? और लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, लेसिक आई सर्जरी भी आती है उसी में, और इनके डिसएडवांटेजेस भी करना है। एस्टिग्मेटिज्म में एक टेस्ट का इसमें है कीरेटिनोमेट्री, कर्वेचर्स की देखते हैं। कीरेटिनोमेट्री जहाँ हम कॉर्निया का कर्वेचर देखते हैं, और उसके अलावा कॉर्नियल टोपोग्राफी और एस्टिग्मेटिज्म डायग्नोसिस, रेट्रोमेट्री कॉर्नियल और- टोपोग्राफी तो कॉर्नियल टोपोग्राफी ओके, एक और ये हो गया। एस्टिग्मेटिक डायल टेस्ट, Astigmatic डायल टेस्ट। dial। ये किधर है? उसके बाद हम पढ़ते हैं अकोमोडेशन। अकोमोडेशन क्या होती है? आई में वो मैकेनिज्म जो आई के लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब फोकस, जब हम दूर के और पास के ऑब्जेक्ट इसकी पे कॉल फोकस भी करते हैं, ना पेरेस वो आगे आएगी, पैरासिम्पिया वो जो भी है। उस अकोमोडेशन वो होती है जब हम आई को फोकस करते हैं दूर के ऑब्जेक्ट पे और पास के ऑब्जेक्ट में। इसका मैकेनिज्म क्या है? जब हम दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस करते हैं, हमारे जो सर्कुलर सबसे पहले फाइब्रस मसल टेंस, जो है सिलेरी मसल्स रिलैक्स। एक इसको टेंस तो- होगा, दूसरा रिलैक्स होगा। हाँ। जब सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो गए, फाइब्रस जोनल फाइब्रस टेंस होंगे, तो जो कॉर्निया होगा वो फ्लैटन हो जाएगा। सिमिलरली बॉडी के अंदर 2 होते हैं, एक दो मसल type होता के है, muscles होते हैं। प्रोसेसेस होते हैं। ये जो मसल अगर ये रिलैक्स करेंगे तो अगले मसल कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, टेंस हो जाएंगे, कॉर्निया जो लेंस है फ्लैटन हो जाएगा, और रिफ्रैक्टिव पावर नीचे होगी। जब हम दूर का देखते हैं हाँ, दूर का। तो रिफ्रैक्टिव पावर डिक्रीज होगी, और इसी का ऑपोजिट पास वाला देखने वाला, वो जो बहुत या ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट वो हो है गए। ना, जैसे कि जब हम नियर विजन देखते हैं तो हमारी जो सर्कुलर सेलरी बॉडीज मसल्स और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं,
और जो ये आपस में जोनल फाइबर्स होते हैं ना वो स्लेकन हो जाते हैं हाँ और लेंस का जो डायमीटर वो छोटा हो जाता और है refractive नियर power विजन decrease हो में हम जाती करीब के करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए करेंगे और जो धूप के लिए उसके हम रिलैक्स हमारे सर्कुलर मसल्स रिलैक्स होंगे और जो जोनल फाइबर्स है वो टाइट हो जाएंगे मीन्स और लेंस जो है हमारा फ्लैट हो जाएगा हाँ और रिफ्रैक्टिव पावर डिक्रीज हो जाएगी। वो कैमरा देखो ना Distance कैमरे को हम ऐसे करते हैं वो एकदम और इसका आगे एक मैकेनिज्म में आता है न्यूरल कैरेक्टरिस्टिक्स कि कहाँ जाता है ये सारा ये कुछ। ऑकोमोडेशन जो ये है जो न्यूरल कंट्रोल है ना एस्टिग्मेटिज्म ये कंट्रोल बात करता है सुनो। पैरासिम्पैथिक। ऑकोमोडेशन नॉर्मली जो है कि हम ये नियर और डिस्टेंस का क्या है इसके बाद इसकी डिसऑर्डर्स हैं डिसऑर्डर्स आगे आएंगे। ओके ओके सही ये जो न्यूरल कंट्रोल है ना न्यूरल कंट्रोल में हम देखते हैं ये किधर है अच्छा इसमें एस्टिग्मेटिज्म में ये बेसिकली ना एक न्यूक्लियस से होके गुजरता है एडनर वेस्टर्न न्यूक्लियस नाम है। उसके दो फंक्शंस होते हैं कोर्निया को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाला फंक्शन होता है पैरासिम्पैथिक फाइबर्स। ये है कि एडिंगर्ड वेस्टर्न न्यूक्लियस वाया ओक्लोमोटरी नर्व CN3। हाँ ये है ना हाँ इसका इसमें नाम ये है- न्यूक्लियस होता है इसके दो मेन फंक्शन होते हैं कोर्निया को कॉन्ट्रैक्ट एडेंजर वेस्टर्न न्यूक्लियस इसको कार्डिया रिलैक्स करना। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला टॉपिक क्या है इसकी प्रेसबायोपिया। इसकी डिजीज क्या है इसकी डिजीज नहीं है क्वेश्चन में मैम ने जो कहा था। डिसऑर्डर्स नहीं है नहीं। accommodation ये स्पेज़म आपको हाँ वो तो लास्ट पे आएंगे ना पैथोलॉजिकल कंडीशंस जो है स्पैज्म ऑफ अकोमोडेशन और पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन। हाँ पहले हम पढ़ेंगे प्रेसोपिया जो भी है। इसमें एज रिलेटेड जो लास्ट हो जाता है ना अकोमोडेशन का वो होता है जब बंदा बूढ़ा हो जाता है उनकी नज़र कमजोर हो जाती है। ये इनका ऑन सेट क्या है ये कब होती है 40 से 45 साल के बाद ये हो जाती है। और इसमें भी दो टाइप की होती हैं एक जो होता है रिवर्सेबल और एक ये रिवर्सेबल होती है। रिवर्सेबल वो होती है जब हम ज़्यादा फोकस करते हैं ना किसी चीज़ पे तो तब ना हमारे मसल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं और इसको हम किस चीज़ से हल करते हैं कितना है इसका ग्लासेस क्या इरिवर्सिबल और रिवर्सेबल। रिवर्सेबल पे ये टेम्परेरी भी होती है। रिवर्सेबल जो होती है ना अगर हम किसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें ना तो हमारे मसल्स जो होते हैं ना जो मुझे वो- मुझे क्लासेस इसी वजह से लगे हुए हैं हाँ और इसके लिए हमें वो ड्रॉप्स भी मिलते हैं। और इरिवर्सेबल वो होती है जो नज़र पक्की कमज़ोर हो जाती है डैमेज हो जाता है पक्का तो उसके लिए पक्की पक्की ग्लासेस लग जाती हैं या पक्के पक्के कॉन्टैक्ट ग्लास या लेसिक सर्जरी होती है। मतलब वो सेंटर आउट हो जाता ना हाँ सेंटर accommodation। नहीं लगा है। रिवर्सिबल होती है नहीं एक ही रिवर्सेबल भी होती है वो रिवर्स नहीं होती। और उसके बाद जो दो पैथोलॉजिकल कंडीशंस हैं उसकी में एक आता है पैरालिसिस हो जाती है और एक स्पैज्म हो जाता है। ये जब किसमें हम ये accommodation ये डिसऑर्डर्स में ये अच्छा प्रेसोबिया और जो accommodation वाली है दोनों एक ही चीज़ है। हाँ accommodation जो है वो एक ही है वो भी एक ही। हाँ ये प्रेसोबिया ये अकोमोडेशन का डिसऑर्डर है। तीन डिसऑर्डर है प्रेसोबिया जो एज के साथ होता है स्पैज्म जब हम कंटिन्यूअसली अपने लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर रखते हैं दूर का या अच्छा। पास के ऐसे हम गौर से देखते रहते हैं जो उस पे जो पड़ता है ना वीक हो जाते हैं ना वो टेम्परेरी होता है उसको स्पैज्म कहते हैं। स्पैज्म और अपने आप चला paralysis। जाता है। और उसके क्या बाद जो होता है पैरालाइसिस स्पेज़म के अंदर स्पैज्म के अंदर जब हम किसी भी पास की चीज़ या दूर की चीज़ पे कंटिन्यूअसली फोकस करते हैं ना तो फिर वो जो हमारे मसल्स है ना वो टायर्ड हो जाते हैं वीक हो जाते हैं। इसलिए हमें ग्लासेस भी लगती हैं कि यहाँ से आगे मसला ना बढ़े और हमें ड्रॉप्स भी देते हैं रिवर्सेबल। और जो पैरालिसिस होता है ना वो डैमेज हो जाती है ओक्लोमोटरी नर्व CN आई थिंक 3rd। तो वो जो पैरालिसिस होता है वो पक्का होता है उसके बाद ना वो रिवर्सेबल नहीं होता और हमें बस उसी के साथ गुजारा करना पड़ता है ग्लासेस और डिफरेंट मैकेनिज्म जैसे ये irreversible है। इरिवर्सिबल। ये accommodation की 3 टाइप है पैरालिसिस स्पेज़म और प्रेसोबिया। हाँ 3 टाइप है ठीक है समझ आई। प्रेसोबिया वो जो एज रिलेटेड है उसमें हमारा कोई नहीं है कि हमें डैमेज या ये वो स्पेज़म और पैरालिसिस हाँ, Spasm spasm में जो होता है कंटिन्यूअस स्ट्रेच जब पड़ा रहता है Muscles तो weak हो जाते उसलिए हैं। मसल वीक हो जाते हैं। प्रेसोबिया ठीक है। और अभी एक ये है कि इसके ट्रीटमेंट में ना जो मायोपिया हमने क्या कहा था कॉनकेव लेंस लगाएंगे। कॉनकेव लेंस जब यहाँ कॉनकेव लेंस इसके लगेगा अंदर मायोपिया मायोपिया में कॉनकेव हमने कहा था स्कैटर्ड लाइट को ना एक पॉइंट पे फोकस करता है। एक यहाँ से रे आ रही है यहाँ से रे आ रही है ये इस रे को मिला ये 5 पड़ा है नहीं ये तो नहीं है यहाँ पे देखना यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट होगी यहाँ और सीधा नहीं सीधा ये नहीं क्या है lenses कॉनकेव का- लेंस ये मायोपिया की मायोपिया का करेक्शन। ट्रीटमेंट करेक्शन कॉनकेव माइनस लेंस होता है। हाँ और उसके बाद जब हाइपरमेट्रोपिया हो गया हमने कॉन्वेक्स लेंस लगाया यहाँ से 2 रेज आ रही हैं एक इसने क्योंकि हमने यहाँ कहा था कि ये बैक में फोकस होता है तो ये यहाँ से स्कैटर कर देगा और दोनों रेज मिलके यहाँ जाके रेटिना पे फोकस हो जाएंगी। और एस्टिग्मेटिज्म में हम सिलेंड्रिकल लेंस लगाएंगे
और ये इन दोनों के कर्वेचर को सीधा कर देगी और सीधा अंदर, ठीक है। हमने इसके अंदर रिकैप करो क्या क्या पढ़ा है कि हमने सबसे पहले पढ़ा है Reflection ऑप्टिक of सिस्टम, light। और हमने कॉर्निया और लेंस के बारे में पढ़ा है। ये दोनों रिफ्लेक्शन करते हैं, एक 43 डायोप्टर, एक 17 डायोप्टर। उसके बाद हमने पढ़ा है इसकी डिसऑर्डर्स। सबसे पहले नॉर्मल एमेट्रोपिया जो नॉर्मल होती है, आई रेटिना पे फोकस होती है रे। और एमेट्रोपिया के दो टाइप, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। हाँ, मायोपिया में रेटिना के फ्रंट पे और हाइपरमेट्रोपिया रेटिना के बैक पे, और एस्टिग्मेटिज्म पे रेटिना फोकस नहीं होती, तो डिफरेंट स्पेस पे हो जाती है। ओके। उसके बाद हमने पढ़ा है कि हम जो मायोपिया उसको कॉनकेव लेंस से ठीक कर सकते हैं, मेट्रोपिया को कन्वेक्स लेंस से ठीक कर सकते हैं। उसके अलावा हमने पढ़ा है एस्टिग्मेटिज्म के लिए हम स्टेरिकल लेंस यूज करते हैं। फिर हमने दो डायग्नोस्टिक मेथड पढ़े हैं, वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में हम पेशेंट की मर्जी से देखते हैं कि पेशेंट का रिस्पांस क्या है, ऑब्जेक्टिव में हम अपना वो मशीन्स की तरह से मेजर करते हैं। सब्जेक्टिव में हमने पढ़ा है एक जो लेंस लगा के डिफरेंट लेंस की टाइप लगा के पेशेंट से पूछते हैं आपको दिख रहा है, और एक उसके बाद हमने पढ़ा है वो स्नेलस चार्ट और लोकमार चार्ट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव में हमने ऑटो रिफ्रैक्टर पढ़ा है, रेटिनोस्कोपी पढ़ी है। उसके बाद एस्टिग्मेटिज्म के हमने मैकेनिज्म पढ़े हैं, कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कौन सा रिलैक्स होता है। उसके बाद हमने न्यूरल कंट्रोल पढ़ा है, पैरासिम्पैथिक पाथवे से ये जाता है वो एंजल जो भी है न्यूक्लियस उधर, जिसके दो काम होते हैं, कॉर्निया को रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करना। उसके बाद हमने इसके पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पढ़े हैं, जैसे प्रिसोबिया जो एज के साथ होती है, और स्पैज्म पढ़ा है हमने, और उसके बाद हमने पढ़ा है पैरालिसिस। ठीक है, सारा कवर हो गया टॉपिक। ये न्यूक्लियस वाला फिर से बताना। न्यूक्लियस, ये जो हमने देखा है कि न्यूरल कंट्रोल जो एस्टिग्मेटिज्म होता है वो लाइट कहाँ से जाती है, लाइट पैरासिम्पैथिक पाथवे, हर चीज पैरासिम्पैथिक पाथवे से स्टिमुलाइज जाता है पीछे हाइपोथैलेमस में जिसमें भी जाना हो। तो हमने देखा ये पैरासिम्पैथिक पाथवे से जाती है एक न्यूक्लियस में। क्या नाम है उस न्यूक्लियस का? कौन सा? एडेंजर वेलफेयर न्यूक्लियस। ये एक न्यूक्लियस होता है, इसका नाम इंपॉर्टेंट है। और इस न्यूक्लियस का सिर्फ दो काम होते हैं, कॉर्निया को कॉनकेव रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करना, लेंस को रिलैक्स या कॉन्ट्रैक्ट करना, जो कि ये सारा है। अगर इस न्यूक्लियस में भी प्रॉब्लम होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाएगा, फिर भी ये डिसऑर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई?